2020 Global Food Outlook. This is the global map with the continents. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एशिया जहाँ पे हम फॉल करते हैं, this is the Asian continent. Long side is Europe, Africa, and extreme left side you can see the North America, and below this is the South America. और यहाँ पे एशिया के साथ आप डाउन साइड पे आ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, और सबसे डाउन साइड पे अगर हम जाएंगे तो हमें अंटार्कटिका। ये 7 बड़े आजम जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस मैप के अंदर। इसी मैप को अगर हम कंट्री वाइज देखना चाहें तो उसका नेक्स्ट वेरिएंट आपको हेल्प करेगा। अगेन ये एशिया था, और एशिया में आप देख सकते हैं कि मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, ये नाम आपने सुने हुए हैं। और मेजर पोर्शन इसमें अगर हम देखें तो चाइना नजर आता है, चाइना के साथ मंगोलिया, और इसके एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको नॉर्थ और साउथ कोरिया, और फिर कुछ फासले पे जापान। एशिया एक बहुत बड़ा बरे आजम है। रशिया देखें, इसके पास कितनी स्पेस जो है वो अवेलेबल है। और एक्सट्रीम लोअर साइड पे हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, जो कि एक इंडिपेंडेंट बरे आजम है। इसके नीचे जो है वो अंटार्कटिका, और यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम देखें तो इसमें कनाडा भी एक मेजर जो है वो स्टेक होल्डर है। और इसी तरह वो सेकंड कंपोनेंट है साउथ अमेरिका यहाँ पे। तो जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका जिसकी 52 स्टेट्स हैं, एक कंट्री जिसको हम अमेरिका बोलते हैं और उसकी 52 स्टेट्स हैं। और जब हम बरे आजम की बात करेंगे तो बरे आजम में फिर अमेरिका के अलावा भी कुछ और कंट्रीज भी शामिल हैं। स्पेशली अगर आप साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे आपको ये नाम आपने सुने हुए, इनकी बड़ी फेमस टीम है भाई फुटबॉल की, ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, इनके नाम गालबन आप जानते होंगे। ऑल दीज आर कंट्रीज बिलोंगिंग टू साउथ अमेरिका। यूरोप की, अफ्रीका की बात कर लें भाई, यहाँ पे एशिया के साथ जो ये अफ्रीकन कंट्रीज, और इनमें से कुछ नाम आपको मे बी अल्जीरिया का नाम आपने सुना हो, मोरक्को, लीबिया, इनके नाम आपने सुने होंगे। और इसके साथ साथ अब यूरोप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू कलर से एशिया के साथ जो लिंक्ड है, और ये सारे आपको कंट्रीज जो हैं वो यूरोप में नजर आते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसी तरह एक और रीजन का जिक्र यहाँ पे आएगा जिसको सब सहारन अफ्रीका का नाम दिया गया। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको इसको भी एलेबोरेट कर दूं। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज लिस्टेड 46 out of 54 African countries as sub-Saharan, excluding, और बाकी इसमें से जो 8 के करीब कंट्रीज इसमें शामिल नहीं है, इसमें ये नाम जो है वो आपके साथ शो कर दिए गए। मेन इसमें सूडान, सोमालिया, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया शामिल है। तो ये ग्रीन कलर में आपको जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सब सहारन अफ्रीका के 46 कंट्रीज हैं। और जो ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ अफ्रीका, पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, और इसमें ये कंट्रीज इनके नाम दिए गए, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को, ये नीचे सूडान। तो इनको अरब दुनिया के साथ जो है अब शामिल किया गया।
यही 46 कंट्रीज जिनको हमने सब सहारा का नाम दिया है, अगेन आपको यहाँ पे ये नीचे मैप में नजर आएंगे, जबकि यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को, वो कंट्रीज जिनको अरेबिक वर्ड का पार्ट तस्लीम किया जाता है, वो यहाँ पे दिए गए। सऊदी अरब देखें, काफी बड़ा कंट्री है। टॉपिक की तरफ आते हैं, तो इसमें देखा गया कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं, इनकी प्राइसेस जो है ना वो 8-10 साल बाद अप्स एंड डाउन होती है, और इसको एक साइकिल का नाम दिया गया है। तो कंसर्न अबाउट वर्ल्ड फ्यूचर फूड सिक्योरिटी सीम्स टू रन इन साइकिल्स। ये कंक्लूजन जो है ना वो एक दिन में नहीं निकल आया, बल्कि ये देखा गया कि बाज दफा फूड की शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि लगता है कि दुनिया को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और डेफिनेटली जब फूड की सप्लाई, डिमांड जो है वो ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, शॉर्टेज हो, तो प्राइसेस जो है ना वो राइज कर जाती है। लेकिन देखा गया है कि इसके बाद एक और फिनोमेना वर्क करता है, और फिनोमेना क्या वर्क करता है कि मार्केट की फोर्सेस जो हैं वो बेसिकली देख लेती हैं कि भाई अगर किसी चीज की, फर्ज किया इस साल गंदम की प्राइस जो है वो 2500 पर 40 kg है, तो नेक्स्ट ईयर ज्यादा किसान जो है ना इसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रॉफिट हार्वेस्ट कर सकें। अब उसके नतीजे में क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम ज्यादा फार्मर इसको ग्रो कर लेंगे, तो जब कमोडिटी मार्केट में ज्यादा आ जाएगी तो अल्टीमेटली डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, रिजल्टेंटली द प्राइसेस विल फॉल। तो ये ट्रेंड जो है ना ये देखा गया है कि 8-10 साल प्राइसेस जो है ना वो ग्रेजुअली अप हो रही होती हैं, और तकरीबन 8-10 साल के बाद वो प्राइसेस जो है फिर वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती हैं, दोबारा उसी लेवल पे आ जाती हैं, या बाज दफा उससे भी लो लेवल पे चली जाती हैं। तो 90s के अंदर, 1990s में सीरियल प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली। अब सीरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो हर रीजन के अंदर होता है। सीरियल्स एज अ स्टेपल फूड यूज किए जाते हैं एशिया में, स्पेशली ये साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया की बात कर लें, यहाँ पे गंदम चावल बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे मेज, सॉर्गम, ठीक है, इनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अब देखें तो ज्यादा इम्पैक्ट भी इन रीजन्स में होता है कि पॉपुलेशन भी दुनिया की इन्हीं रीजन्स में फॉल करती है। यूरोप की बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, इसी तरह अगर हम अमेरिका की बात करें, बर आज़म शुमाली जनूबी अमेरिका की बात कर लें, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन एज कंपेयर टू एशिया एंड अफ्रीका बहुत लो लेवल पे रह जाती है। तो अब सीरियल प्राइसेस जो हैं वो ड्रामेटिकली राइज कर दी, और उसका आउटकम क्या था, सीरियल स्टॉक्स फेल शार्पली, यानी कंट्रीज ने कुछ अपने पास स्टोरेज की होती है ग्रेन्स की, ताकि अगर किसी वजह से कहत आ जाए, किसी वजह से कोई नेचुरल क्लाइमेटीज की होने से नेक्स्ट ईयर क्रॉप अच्छी ना हो, तो वो उसको कुशन मिल सके। पाकिस्तान में भी पास्को के नाम से एक डिपार्टमेंट, खुराक का महकमा जो है उसके अंदर काम करता है, और वो आप सुनते हैं बाज दफा के जी बारदाना सप्लाई किया जा रहा है, तो बारदाना का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर लेती है कि इस साल हमने कितनी गंदम, कितना चावल जो है उसको स्टोर करना है, और फार्मर्स को उसके हिसाब से सैक्स दे दिए जाते हैं, बोरियां दे दी जाती हैं, जिनके अंदर फिल करके उन्होंने उसको लाना होता है। तो ये काम वर्ड यूज किया जाता है पाकिस्तान में कि बारदाना जो अब अभी उसका अजरा हुआ है या उस अभी तक नहीं हो सका। सो अल्टीमेटली सम ऑब्जर्वर्स फोरसा कहते हैं पेशगोई करना, फ्यूचर में देखना, दे फोरसा अ स्टार्विंग 21st सेंचुरी, क्योंकि हम 1990s की बात कर रहे हैं, तो 10 साल बाद जब वो 21st सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि 21st सेंचुरी जो है इट विल नॉट बी एबल टू मीट ग्रोइंग फूड डिमांड फ्रॉम अ डिटीरियोरेटिंग नेचुरल रिसोर्स बेस। और आजकल हम देखें ना तो ज्यादा वर्ड यूज किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज का।
कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना वो एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो रही है। उस वक्त उन्होंने वर्ड यूज किया था नेचुरल सोर्स बेस, और डेफिनेटली इसमें यही चीजें आती हैं कि जिसके अंदर प्रोडक्शन होनी होती है, और प्रोडक्शन सोर्सेज उन्होंने कहा जी ये डिटीरियोरेट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली इतनी फूड नहीं पैदा हो सकेगी कि 21st सेंचुरी में पॉपुलेशन को फीड किया जा सके। लेकिन कहते हैं कि चंद साल बाद ही यही जो परेशानी थी, वरीज थी, दे वर एलिविएटेड इन लेट 90s, यानी मिड 90s में 1985 86 में डर था कि अगली सदी में खाने को कुछ नहीं होगा, जबकि जब 5 या 6 साल गुजरे तो 1990s में ये परेशानी खत्म हो गई। और वजह क्या थी? एज ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन हिट record लेवल्स, कि सीरियल की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हुई दुनिया में कि उसके नतीजे में फिर फूड सरप्लस हो गई। अब ये प्रोडक्शन क्यों ज्यादा हुई, इसकी रीजंस थी। नंबर 1, रिस्पॉन्स टू हाई प्राइसेस। जैसा मैंने पहले बात की है कि जो फार्मर है वो फोरकास्ट कर लेता है, वो देख लेता है कि भाई अगर फ्यूचर में इसकी डिमांड आने वाली है तो वो ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली जो हाई प्राइस लेने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा किसानों ने सीरियल्स को ग्रो किया। एंड फॉलिंग स्टॉक्स, while declining income due to the East Asian economic crisis reduced demand for the commodities। तो इसके साथ साथ एक और फिनोमेना भी मार्केट में काम कर रहा होता है। वो फिनोमेना क्या होता है कि लोग जब किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं। इसको हम कहते हैं अल्टीमेटली डिमांड विल बी रिड्यूस्ड। यानी टमाटोज जो है, हो सकता है कि जब ये 50 रुपीज पर केजी हैं तो हंडिया में 1 या 2 या 3 डाले जाते हैं, लेकिन जब ये 200 या 250 तक चला जाएगा तो फिर देखा गया है कि कुछ खानों के अंदर इसका इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, और जहाँ पे ये 2 डाले जाते थे वहां पे हो सकता है कि हाफ या 1/4 उसको यूज किया जाए। इससे फिर क्या होगा कि मार्केट में डिमांड जो है ना वो कम हो जाती है। अल्टीमेटली सरप्लस, वही कमोडिटी जो शॉर्ट में होती है वो सरप्लस होना शुरू हो जाती है, और अगेन हम देखते हैं कि चंद दिनों में प्राइसेस जो है वो अपने लेवल पे आ जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये 3 रीजंस आपने लिखनी है कि जिनकी वजह से ये बज़ाहिर लगना शुरू हो गया कि वो जो खतरा आ रहा था 1985-86 में वो अब खत्म हो गया। कि नंबर 1, हाई प्राइसेस की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गई। नंबर 2, फॉलिंग स्टॉक, स्टॉक भाई अभी स्टॉक कम हो गया तो गवर्नमेंट खरीदेगी, कंट्रीज परचेज करेंगे, तो उसके रिस्पॉन्स में ज्यादा प्रोडक्शन होगी। और तीसरी चीज ये कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा नहीं थी उन्होंने इस्तेमाल कम कर दिया, स्पेशली ईस्ट एशियन कंट्रीज। As cereal prices dropped in response, the policy focus in much of the world shifted from concern over long-term food supply and demand problems to concerns about subsidy provision to financially distressed farmers। तो पहले मॉडल इस चीज पे काम कर रहा था कि लॉन्ग टर्म जो है ना फूड सप्लाई और डिमांड के प्रॉब्लम्स को देखा जाए और उसके हिसाब से जो है ना वो प्राइसेस जो है उनको अनाउंस किया जाए। लेकिन जब ये एक्सपीरियंस हुआ मिड 19 से लेट 90s के दरमियान, तो फिर देखा गया कि भाई लॉन्ग टर्म फूड सप्लाई और डिमांड प्रॉब्लम जो है उनकी निस्बत दुनिया ने शॉर्ट टर्म जो इश्यूज थे उनको देखना शुरू कर दिया। कि जिस साल प्राइसेस जो है वो हाई साइड पे जा रही हैं, उन्होंने फार्मर्स को सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया, यानी कुछ पोर्शन गवर्नमेंट जो है वो ऐड कर देती है और प्राइसेस को एक खास लेवल पे रेगुलेट करती है। Experience of 1990s shows that using short-term trends in global markets to make judgments about long-term food security is next to useless। ये स्टेटमेंट दी गई कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को देखते हुए कि 1995 में 85 में कि जी डिमांड जो है वो बढ़ेगी और
सप्लाई नहीं हो सकेगी फूड की, उसकी बेस पे जजमेंट कर लेना और लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी के बारे में जो है वो पॉलिसीज डिवाइस करना, इसको यूजलेस कहा गया। Indeed, year-to-year changes in prices and production may contribute to long-term food problems by encouraging satisfaction during periods of strong harvest. To understand the future of food supply and demand and food security, it is essential instead to focus on long-term forces. और वो long-term forces कौन सी थी? Such as income growth, यानी जैसे ये देखा जाए कि पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, फर्ज किया ये 1400 है और ये एज्यूम किया जाए कि ये हर साल 1000 इसमें ऐड होगी, ठीक है, फर्ज किया 14 से 24, 24 से 34, तो इस तरह की जब प्रोजेक्शन की जाए इनकम ग्रोथ की, पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि देखा जाता है कि कंट्री की आबादी पहले 20 करोड़ थी, फिर 22 करोड़ होगी और जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है ये हो सकता है कि चंद साल में ये 24, 26, 28, ठीक है। और हमारा एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हम देखेंगे कि पॉपुलेशन के हवाले से ग्लोबल और रीजनल ट्रेंड्स क्या हैं। तीसरी चीज जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से क्या होता है कि फूड की प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नतीजे में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी रेनोवेशन हुई थी, उसके बाद फिर हमने देखा कि जीएमओस का भी दौर आया था, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर, उससे भी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई थी। तो अल्टीमेटली या ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम किया जा सके, तो अल्टीमेटली इससे भी फूड की सप्लाई जो है वो अफेक्ट होती है। अब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च, इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट्स, रोड्स। तो जब दो चीजें जो हैं वो तो खैर इंडिपेंडेंट है, इनकम ग्रोथ के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी एक अलग सिस्टम के थ्रू चल रही होती है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं एग्रीकल्चर के अंदर ये ड्रिवन होती हैं बाय द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च, इरिगेशन एंड रोड्स। जो कंट्री इन एरियाज में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जैसे चाइना जो वो उसने बहुत सारे डैम्स बना लिए हैं, या हमारा हमसाया मुल्क है उसने भी डैम्स बना लिए हैं, तो जो कंट्री वाटर रिजर्वायर्स जो है उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फ्यूचर में हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज का उनके ऊपर कम इम्पैक्ट हो। World population is expected to grow from 6 billion people in 2000 to 7.5 billion in 2020। और देखा जाए तो ये जो जब ये रिपोर्ट मुरतब की गई उस वक्त ये एस्टिमेट्स थे, एक्चुअली अब देखा जाए तो दुनिया की आबादी ऑलरेडी जो है वो 7.7 बिलियन हो चुकी है 2019 के अंदर। Availability of land for farming is on the decline and water for agriculture and other uses is increasingly scarce। ये भी बार बार हम डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं कि मजीद जो है ना फार्मिंग के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है, बल्कि जो सिटीज के इर्द गिर्द कल्चरेबल लैंड थी वो भी हाउसिंग कॉलोनीज की नजर हो गई है। फैसलाबाद के इर्द गिर्द जो गांव थे वो भी शहर का हिस्सा बन गए हैं, और वहां पे जो कल्टीवेशन होती थी वो ज़ाहिर है फिर वहां पे कॉलोनीज बन जाएंगी, तो फिर एग्रीकल्चर कहाँ जाएगी। इसी तरह वाटर फॉर एग्रीकल्चर जो है ये स्कार्स से स्कार्स होता जा रहा है, नियाब होता जा रहा है, और स्पेशली वो एरियाज जहाँ पे नहरी निज़ाम है, इरिगेशन के लिए नहरी जो पानी है उसे यूज किया जाता है, वहां पे किसानों को अब टाइमली पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। Together, these other forces will challenge the capacity of the world food production system। और इसके ये सारा सिनेरियो भाई हमने देख लिया है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनकम लोगों की बढ़ेगी, एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स होंगी, ज़मीन इतनी अब अवेलेबल नहीं है, पानी की शॉर्टेज है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखा गया
ये वो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं. So 2020 Global Food Outlook is basically the latest in a series of world food projections based on a model developed at IFPRI beginning in 1992. 1992 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मॉडल जो है वो डेवलप किया था जिसका नाम रखा गया था इम्पैक्ट अ मॉडल ऑफ द वर्ल्ड फूड. और ये प्रोजेक्शंस की बेस पे है, यानी आपने वैल्यूज जो है ना वो एस्टिमेटेड इसमें ऐड करनी होती हैं और उसके नतीजे में आपको आउटपुट जो है वो मिलती है कि फ्यूचर में ये होने जा रहा है. तो जितना अच्छा डाटा होगा उतना ही अच्छा मॉडल जो है वो आउटकम्स रिफ्लेक्ट करता है. इम्पैक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि किसको स्टैंड करता है तो इसमें आई फॉर IFPRI इंटरनेशनल, IFPRI is international, M for model, and P for policy, A for analysis of agriculture, A for analysis of agricultural, C for commodities, and T for trade. So impact stands for IFPRI's international model for policy analysis of agricultural commodities and trade. दो एब्रीवेशन यहाँ पे आए हैं, इनको आपने याद रखना है. IFPRI किसको स्टैंड करता है और इम्पैक्ट किसको स्टैंड करता है. इम्पैक्ट जो है इसके अंदर 36 कंट्रीज का डाटा जो है वो शामिल किया गया और 16 कमोडिटीज जो है ना वो इसके अंदर उनकी वैल्यूज पुट की गई. इसमें सारे सीरियल्स शामिल हैं, इसके अलावा सोयाबीन, रूट्स, ट्यूबर्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. ऑलमोस्ट वर्चुअली अगर देखा जाए तो दुनिया की जो भी फूड और फीड की प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट इन्हीं 16 कमोडिटीज के इर्द गिर्द घूम रही है. तो आप कह सकते हैं कि 16 मेजर कमोडिटीज और 36 मेजर कंट्रीज, इनका डाटा जो है ना वो इसमें फीड किया गया. मॉडल इज स्पेसिफाइड एज अ सेट ऑफ कंट्री लेवल डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस लिंक्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड. और इसमें कंट्री लेवल जो डिमांड है और कंट्री लेवल जो सप्लाई है उसको ट्रेड के साथ भी लिंक किया गया है, क्योंकि अगर जो चीज़ें सरप्लस हैं तो वो कंट्री एक्सपोर्ट करता है और जो चीज़ें किसी कंट्री के पास डेफिसिट होती हैं उनको वो इंपोर्ट करता है. तो इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम ट्रेड का नाम देते हैं. तो अगर आप ये काम भी कर लेते हैं तो फिर भी आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो सेफ साइड पे होती है. अब इसमें जो चीज़ें पुट करनी है हमने उनमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फूड डिमांड के हवाले से, फीड डिमांड, एरिया, क्रॉप यील्ड, ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, अदर सोर्सेज ऑफ ग्रोथ. ये भाई इसके अंदर 5 से 6 फैक्टर्स हैं जो इस मॉडल के अंदर फिट किए जाएंगे. अब फूड डिमांड की अगर हम बात कर लें तो फूड डिमांड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है. नंबर 1 कमोडिटी प्राइस के ऊपर, और सीधी सी डायरेक्टली रिलेशनशिप है. जितनी किसी कमोडिटी की प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी उसकी डिमांड उतनी कम होगी. जितनी कोई चीज़ सस्ती होगी उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी. आप इमेजिन कर लें कि जो फ्रूट आपको मार्केट में सस्ता मिलेगा आप उसको ज़्यादा परचेज कर लेते हो, और जो महंगा मिलता है जैसे एप्पल जो है उसको अगर हम आप कंपेयर करें मेलन के साथ तो एप्पल हो सकता है 150 to 200 के करीब आपको पर केजी पड़े, या ऑरेंजेस इस सीजन के अंदर जो है वो आप 300-400 पर डजन के हिसाब से अवेलेबल होते हैं, जबकि जो मेलन है वो तकरीबन 50 to 60 रुपीस के अंदर इजीली मिल जाता है. तो नंबर 1 फूड डिमांड जो है वो कमोडिटी की प्राइस के साथ लिंक होती है. नंबर 2 पर कैपिटा इनकम बड़ी मैटर करती है. जिनकी जब कंट्री में लोगों की इंडिविजुअल लेवल पे इनकम बढ़ जाती है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो अल्टीमेटली उनकी डिमांड बढ़ जाती है. आजकल बड़ा कहा जाता है कि पाकिस्तान में मोबाइल जो है ना वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा खरीदे गए हैं. पाकिस्तान में अभी ये रिसेंटली आप देखें किया स्पोर्टेज एक
व्हीकल लॉन्च की गई और विद इन ईयर जो कि 50 लाख प्लस में एक यूनिट पड़ता है, 25,000 यूनिट्स जो है ना उनके सेल आउट हो गए। एक तरफ हमने ये भी देखा कि कोविड की वजह से लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हैंड टू माउथ हो रहे हैं, उनके पास खाने पीने को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। दूसरी तरफ हमने देखा कि ये अगर हम ऑटो व्हीकल सेक्टर जो है इसकी ग्रोथ के हिसाब से देखें तो वहां से तो लगता है कि पाकिस्तान जो है ना इसमें लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली पर कैपिटा इनकम जिस घर की, जिस फैमिली की बढ़ती है, जिस एरिया की इनकम बढ़ेगी वहां पे डिमांड भी चीजों की बढ़ेगी, इंक्लूडिंग फूड आइटम्स। और तीसरी चीज जो है वो पॉपुलेशन है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही होगी वहां पे डिमांड जो है ना वो चीजों की तेजी से बढ़ेगी। और डिमांड, जब हम फूड की डिमांड की बात करते हैं तो इसमें फ्रेश कमोडिटीज भी शामिल है और इसमें प्रोसेस्ड फूड भी शामिल है जो फूड इंडस्ट्री में तैयार की जाती है। तो बेसिकली इसमें आपने देखा कि 3 फैक्टर्स जो हैं वो फूड की डिमांड को डिक्टेट करते हैं, कमोडिटी प्राइसेस, पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट जो है वो फीड डिमांड है। फीड डिमांड क्या, आप ऐसे ले लें जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो, पोल्ट्री फार्मिंग बड़ी एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उस पोल्ट्री को सारी फीड जो है वो तैयार करके दी जा रही है। अब ये फीड भी ग्रेन से ही तैयार होती है, ठीक है। तो फीड डिमांड इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, फीड प्राइसेस एंड फीड एफिशिएंसी। ये भी 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, किसी कंट्री में जितनी ज्यादा फार्मिंग होगी उसी तरह से फीड की डिमांड ज्यादा होगी। फीड प्राइसेस जितनी ज्यादा होंगी डिमांड कम होगी। फीड एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, यानी जो फीड टू मीट कन्वर्जन रेशियो अगर देखी जाए कि चंद केजी, 1 केजी खिला के अगर 2 किलो गोश्त प्रोड्यूस हो रहा है या 1 किलो खिला के 3 किलो गोश्त प्रोड्यूस हो जाता है बर्ड का, दिस इज फीड एफिशिएंसी। सेकंड केस में फीड एफिशिएंसी ज्यादा है। तो फीडिंग एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उससे भी फीड की डिमांड जो है वो अफेक्ट होगी। एरिया, किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किसी भी क्रॉप का एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा होता है क्रॉप प्राइसेस पे, कि किसी चीज की प्राइस अच्छी मिल रही हो तो लोग उसको ज्यादा एरिया पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन and estimated rate of loss of land to urbanization and land degradation। तो बेसिकली लैंड का लॉस होता है, चाहे वो अर्बनाइजेशन की वजह से हो, कॉलोनीज बनने की वजह से हो, या नेचुरल जो है वहां पे सैलिनिटी या वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होने की वजह से जमीन जो है वो जाया होनी शुरू हो जाए। तो अल्टीमेटली इससे प्रोडक्शन का एरिया जो है वो अफेक्ट होता है। पानी जो है वो अवेलेबल होगा जिस एरिया में, वहां पे लोग ज्यादा एरिया कल्टीवेशन में लेके आएंगे। जहाँ पे पानी की कह लें कि नहरी निज़ाम अच्छा काम ना कर रहा हो, या ट्यूबवेल जो इरिगेशन के लिए हम पंपिंग करते हैं पानी, वो हमें अगर क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है, या पानी ज्यादा डेप्थ में जा चुका है और उसको पंप करना जो है वो कास्ट इफेक्टिव नहीं है, तो वहां पे एरिया ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह क्रॉप यील्ड, किसी क्रॉप की यील्ड जो है वो क्रॉप की प्राइसेस को अफेक्ट करती है। यील्ड ज्यादा हो जाए तो प्राइसेस कम होंगी, यील्ड कम होगी तो प्राइसेस ज्यादा होंगी। इनपुट प्राइसेस, जिसमें खाद, जिसमें पेस्टिसाइड्स, जिसमें लेबर की इन्वेस्टमेंट जो है, जिसमें मैकेनाइजेशन या मशीनरी जिसके थ्रू आप हल वगैरह चलाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, जब इनकी प्राइसेस जो है ज्यादा होंगी तो अल्टीमेटली यील्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, अगेन ये फैक्टर एरिया में भी मैटर कर रहा था और क्रॉप यील्ड में भी मैटर करता है। जब कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो अल्टीमेटली क्रॉप की यील्ड होने के चांसेस ज्यादा है। एंड यील्ड ग्रोथ ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये भी क्रॉप की यील्ड को ओवरऑल अफेक्ट करती है। ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, बाज़ हम कहते हैं ना कि ये पाकिस्तानी शहरी जो हम इतने प्रोडक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है
कि ज्यादा बंदे लग के एक काम करेंगे तो लीस्ट प्रोडक्टिव होंगे, और अगर एक बंदा ज्यादा बंदों के बराबर काम कर लेगा तो उसको हम कहते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। तो growth in productivity due to technological changes is in turn estimated by its component sources, including advancements in the management research and in the case of food crops, plant breeding research. Of course, जब आप ऐसी वैरायटीज डेवलप करेंगे कि जो ज्यादा प्रोडक्शन देती हो, जिनके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक कम होता हो, जो एनवायरनमेंट का जिनके ऊपर इफेक्ट जो है वो कम से कम हो, तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी जो है उसके अंदर ग्रोथ होगी। इसी तरह रिसर्च के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कुछ और फैक्टर्स जो इस मॉडल के अंदर जिनको ज़हन में रखा गया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट जब प्राइवेट सेक्टर से भी आना शुरू हो जाए, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स बनना शुरू हो जाए, तो इससे भी ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होने के चांसेस ज्यादा हैं। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज ये क्या होती हैं कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में रिसर्च जो होती है, इस रिसर्च को फार्मर्स तक लेके जाना ताकि वो उसका फायदा उठा सकें। ये एक एग्रीकल्चर के अंदर बिल्कुल एक डिपार्टमेंट सेपरेट काम कर रहा था जिसको हम एक्सटेंशन डिपार्टमेंट कहते हैं। एजुकेशन, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो मार्केट किसी जगह में अच्छी हो जाएंगी, यानी लोगों को ये हो कि भाई जो वो प्रोड्यूस करेंगे उनकी प्रोडक्ट या कमोडिटी जब सेल आउट हो जाएगी तो बड़ा बेफिक्र हो के वो ग्रो करेंगे। फार्मर जब ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा फूड की प्रोडक्शन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये पता हो कि भाई ये फ्रेश कमोडिटी है, पेरिशेबल कमोडिटी है और इसको हम विद इन 1-2-3 आवर्स जब सप्लाई कर सकते हैं मार्केट तक, और इवन ग्लोबल मार्केट तक हमारी एक्सेस अगर बढ़ जाए तो उससे भी ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। अगेन एजुकेशन, ऑफ कोर्स जो पढ़ा लिखा फार्मर है वो बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है और